Yes, good morning all of you. Today we are continuing with the chapter 16 in social science, that is economic liberalization and globalization. ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था. एक्चुअली इंट्रोडक्शन में वैसे जो 2 पेज आज हम करने वाले हैं वो हो चुके हैं. सिर्फ टेक्सचुअल रीडिंग करनी है, बाकी मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ सारा का सारा. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये सिर्फ लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नहीं है, इसमें प्राइवेटाइजेशन साथ में आ ही जाता है, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस है. ठीक है, ये तीनों चेंजेस हमारे डेवलपमेंट के लिए साथ में 1991 में आए थे. ठीक है, इनमें से कोई आगे पीछे नहीं आया था, सब साथ में ही आए थे, 1991 में आए थे. और उसके बाद ही हमारा मेनली डेवलपमेंट हुआ है. मतलब तुम सोचो कि अभी 2024 चल रहा है, 1991 में आया था, मतलब पिछले 30 सालों में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है हमारा अच्छा खासा. ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो पहले से ही है, लेकिन तब ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे. और 1991 के बाद ये जो रिफॉर्म्स आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, ठीक है, उसके बाद हमारा मेनली डेवलपमेंट जो है, जो आप देख रहे हो कि अब तक आई थिंक अगर कोरोना हिट नहीं करता तो हमारा नाम डेवलप्ड कंट्री में आता, क्योंकि हम बहुत ही क्लोज थे डेवलप कंट्री के. स्टिल वी आर डेवलपिंग, लेकिन बोला जाता है कि कोरोना के समय जो 3-6 महीने की जो मंदी आई, एक तरह से ट्रांजैक्शंस रुक गए. ठीक है, उसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं 10 साल पीछे चला गया इकोनॉमी वाइज, कुछ 6 महीने की वजह से. क्योंकि देखो, आपको लगता है कि एक दिन कोई दुकान बंद हो गई तो क्या हुआ भाई, एक दिन दुकान बंद हो गई तो सरकार का बहुत नुकसान होता है. ठीक है, मतलब सरकारी चीज़ें जितनी भी चल रही है, अगर एक दिन भी बंद हो जाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है. वो तो 6 महीना बंद था ऑलमोस्ट. समझ में आया? चलो, सबसे पहले एक चीज़ मैं भूल गया भाई, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. ठीक है, हमारी मदर और आप सबकी मदर को प्रणाम. उनकी वजह से ही आप वहाँ और आज हम यहाँ हैं. ठीक है, बाकी आप पार्टी कर लेना. चलो, नाउ वी स्टार्ट. जैसे मैंने आपको समझाया था आज़ादी से लेके, एग्जैक्टली यहाँ पे वही दिया हुआ है. देखो, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, आवर गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पाथ ऑफ प्लानिंग टू अचीव स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पे अटेंशन इन योर टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो जब मैं रीड कर रहा हूँ. तो देखो, जब 1947 में आज़ादी आई थी, हमारी गवर्नमेंट ने अब रास्ता चुना किसका? डेवलपमेंट का. क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोई भी कंट्री जब गुलामी से आज़ाद होती है तो ज़्यादातर उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो उसे सबसे पहले जो सरकार बनती है, ठीक है, जैसे ही हमारी कंट्री आज़ाद हुई या कोई भी कंट्री आज़ाद होती है, वहाँ की पहले की सरकार कंटिन्यू कर रही है कि नई सरकार बन रही है, तो जो भी सरकार बन रही है वो क्या चाहेगी कि मैं डेवलपमेंट लाऊं. ठीक है, It took over the charge of achieving speedy economic development by implementing 5 years plan one after the other. तो अब क्या हुआ कि हमने ये डेवलपमेंट लाने के लिए हमने 5 ईयर प्लान को चूज़ किया. सरकार ने प्लान बनाए, लेकिन हम 1 साल का, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का ऐसा प्लान नहीं बना रहे. हम 5-5 सालों का प्लान बना रहे हैं कि इन 5 सालों में हमें क्या करना है, हमें कैसे आगे जाना है, क्या क्या चीज़ों को फेस करना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उससे कैसे बाहर आना है. वो 5 ईयर का सरकार प्लान कर रही है. और हर 5 ईयर प्लान में किसी न किसी चीज़ को हम लोग, जो की पॉइंट है, उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं. सी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस. तो पॉलिसीज, देखो, पॉलिसी के हर जगह अलग अलग मतलब होते हैं. ठीक है, जब आप कॉमर्स देखोगे, जब आप मैनेजमेंट देखोगे, तो वहाँ पे पॉलिसी का मतलब अलग होता है, लेकिन जनरली पॉलिसी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, तो मॉनिटरी मींस मनी, फाइनेंशियल लिखा हो, मनी लिखा हो, मॉनिटरी लिखा हो, इकोनॉमिक लिखा हो, इन सब का मतलब मनी होता है. ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेस, मनी, उसका मतलब भी वही होता है. और इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उस समय अनाउंस की गई कि हम क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं डेवलपमेंट के लिए. ऑल्दो मैनी ऑफ दीज प्लान्स वर कंप्लीटेड, सक्सेस वॉज नॉट अटेन्ड इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ ट्रू सेंस. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, आप ध्यान से सुनना, जो आपको आगे चल के अच्छे से पता चलेगा. अभी सारे बच्चों को पता नहीं चलेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ में आएगा.
लेकिन वो क्यों ऐसा होता है वो आपको इस लेवल पे शायद कम ही समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से पाला नहीं पड़ा है आपका ज़्यादा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, दुनिया कैसे चलती है इकोनॉमी के बेसिस पे, आपको ज़्यादा नहीं पता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी प्लान्स बनाए थे पहले उन्होंने, उसमें ज़्यादातर उनको मतलब अचीव तो हुए, ठीक है, लेकिन सक्सेस जितनी मिलनी चाहिए थी, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, कल 10th का रिजल्ट था तो बहुतों को रिजल्ट आई, लेकिन कुछ को ऐसा भी होगा कि मुझे और परसेंट चाहिए था, अच्छी आई लेकिन और भी परसेंट चाहिए था। तो मतलब आपका जो गोल्स है वो जैसा आपने सोचा था वैसा अचीव नहीं हुआ। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि प्लान्स कंप्लीट हुए लेकिन सक्सेस उतनी नहीं मिली जैसी सोची थी, ठीक है, और ट्रू सेंस में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब हमेशा याद रखना, इकोनॉमिक्स बोलता है, मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स अपनी भाषा बोलता है, आम भाषा लोगों की अलग होती है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस अलग होती है। इकोनॉमिक्स बोलता है सही मायने में, इन अ ट्रू सेंस, आपके देश का डेवलपमेंट तब कहलाएगा जब आपके लोगों का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अभी जैसे इंडिया अगर फुल्ली डेवलप्ड हो भी जाता है या कोई भी कंट्री फुल्ली डेवलप्ड हो भी जाता है, इन दैट केस इन अ ट्रू सेंस इकोनॉमिक्स यहाँ पे ऐसा बोलता है कि जब तक लोगों का डेवलपमेंट नहीं हुआ ना, देखो आप इकोनॉमिकली देश ऊपर चला गया, लेकिन लोगों का जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमसे देश है और देश से हम है, ठीक है, तो हमसे देश है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो देश का डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। तो देश इकोनॉमिकली भले ही ऊपर चला जाए, लेकिन इन अ ट्रू सेंस जब तक लोगों का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक देश का डेवलपमेंट। और लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा, कोई बोल सकते हो क्या? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका डेवलपमेंट होने की वजह से ये पता चलेगा कि हमारा डेवलपमेंट है, क्या चेंज आना चाहिए जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। सर, लोगों को जो है कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मतलब आज की हम हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट परफेक्ट आंसर। यस माधव सर, गरीबी मिटाना सर, वो वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन गरीबी मिटेगी कैसे? यस काव्या, एजुकेशन हमारे यहाँ पे होने के बाद भी लाखों करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड है। रीजन? दैट इज द मेन रीजन, लाइफस्टाइल इंप्रूव होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं इसको, पे अटेंशन, इसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोला जाता है। जब तक आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, और देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदला, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब हमारे रहने का तरीका, रहन सहन, ठीक है। अब रहन सहन कब बदलेगा? जब आपकी लाइफ में फैसिलिटीज़ आएंगी, एमिनिटीज़ बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं आजकल? फैसिलिटीज़ नहीं बोलते आजकल, हम फैसिलिटीज़ बोलेंगे, इट इज़ करेक्ट, टोटली करेक्ट, लेकिन हम आजकल नया वर्ड बोलते हैं, नया तो नहीं है, खैर आपके लिए नया है, एमिनिटीज़। लेकिन लाइफ के अंदर ये बदलाव, ये एमिनिटीज़, ये सुविधाएं कहाँ से आएगी? पैसे से पैसे से आएगी ना। सुविधाएं कहाँ से आएगी आपकी लाइफ में? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, कहाँ से आएगा? ऐसे थोड़ी आना है, पैसे से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? नौकरी से, काम से, मतलब एम्प्लॉयमेंट से। फिर वो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं काम के, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, खुद का प्रोफेशन है, क्या है, ठीक है। अब वो जॉब कहाँ से आएगा? एजुकेशन से, ठीक है। लेकिन अगेन एजुकेशन के लिए आपका माहौल, आपके पास पैसा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इफ़ यू आर एजुकेटेड यू विल हैव एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपकी इनकम जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगी तो आप पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलेगा, प्लस गरीबी जाएगी। हमेशा याद रखना दो चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताता है। इकोनॉमिक्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं याद रखना। इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब हमारी लाइफ के अंदर एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी गरीबी, पुअर नहीं, पुअर लोग होते हैं, ठीक है। पॉवर्टी अगेन एक प्रोसेस है, गरीबी, गरीब इज़ अ पुअर, ठीक है, और पॉवर्टी इज़ अ गरीबी। तो गरीबी और बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गार, रोज़ जो नहीं कमाता उसका नाम इसलिए रखा गया है बेरोज़। रोज़ी रोटी बोलते हैं, ये तो सुना होगा, क्यों बोलते हैं रोज़ी रोटी, ठीक है। रोज़ भाई
खाना मिले, एक तरह से रोज़ी रोटी है हमारी, रोज़ यहाँ से खाना निकलता है, ठीक है। बोलते हैं ना, काम को बोलते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ ये मेरी रोज़ी रोटी है, मेरा खाना यहाँ से निकलता है। वैसे ही बेरोज़गार, कोई काम नहीं है। तो बेरोज़गारी और गरीबी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब अनएम्प्लॉयड हो, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट तो बेरोज़गारी होती है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो आप गरीब रहोगे, गरीब रहोगे, पैसा नहीं होगा लाइफ में तो कुछ भी आगे बदलाव नहीं आएंगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयड हो तो आपके पास पैसा नहीं है, इनकम जनरेट नहीं होगा तो आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं आएगी, फैसिलिटीज़ नहीं आएगी तो हाउ यू विल चेंज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए एजुकेशन चाहिए। समझ में आया? Now, hereby government investigated the causes for failures and determined to give new forms to different economic policies in order to rectify the errors done in the past. तो देखो, सक्सेस नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने रीजंस ढूंढे, कॉजेस ढूंढे कि हम जो फेल हुए, ठीक है। जैसे आप फेल होते हो कभी तो आप तो रीज़न नहीं ढूंढते हो क्योंकि आपको ऊपर नहीं आना है, लेकिन हम लोग रीज़न ढूंढते हैं, आपके पेरेंट्स, हम रीज़न ढूंढते हैं कि कहाँ क्या कमी है। तो वैसे ही देश को ऊपर लाना है, सरकार ऊपर लाना चाहती है तो वो क्या करेगी, भाई सक्सेस, हमने प्लानिंग तो अच्छा किया था, सक्सेस क्यों नहीं मिला, कहाँ क्या नहीं हुआ, किस चीज़ की कमी रह गई, तो रीज़न ढूंढा जाता है फेलियर्स का। और जो पास्ट में हमने मिस्टेक्स की थी, जो एरर्स थे, एरर्स मतलब मिस्टेक्स की थी, उसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे मतलब सुधारेंगे उसको, ठीक है। In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as। तो इस रिगार्ड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 में कुछ हम लोगों ने रिफॉर्म्स लाए, मतलब कुछ बदलाव लाए। रिफॉर्म का मतलब, वैसे रिफॉर्म का मतलब चेंजेस हम बोल सकते हैं, लेकिन रिफॉर्म फिर से बनाना मतलब वही बदलाव लाना हम लेके आए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और वो प्रोसेसेस क्या थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग बदलाव लेके आए, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो बदलाव है LPG। नाउ फर्स्ट वन इज अ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। देखो, इसको लिबरलाइजेशन भी नहीं, इकोनॉमिक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें पैसों के साथ कनेक्टेड है। सी गवर्नमेंट ग्रेजुअली, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेजुअली? स्लोली, वक्त के साथ, धीरे धीरे आगे। गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये आपका डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगा रखे थे, आम लोगों के ऊपर लगा रखे थे कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो कंट्रोल किए थे, रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल जो इम्पोज करके रखे थे, आपके ऊपर करके रखे थे, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किए, हटा दिए। मतलब आपको फ्रीडम दे दिया, आपको फ्रीडम दे दिया तो क्या हो गया, उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जब स्ट्रिक्ट नहीं होते, रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, अगर एकदम हमेशा प्यार से ही डील कर रहा हूँ तो आई विल बी लिबरल, क्योंकि मैंने रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखे हैं, कंट्रोल नहीं रखे हैं। पीछे से कोई बोल रहा है सर पॉसिबल नहीं, काव्या बोल रही थी। नाउ मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स related to liberalization which were made in the earlier period were as follows। अब देखो, there was reservation for 18 industries now। पहले 1950 से लेके 1990, 50-90 समझ में आता ना, इंग्लिश में बोलूँ, 1950 से लेके 1990 तक मोर देन 80% इंडस्ट्रीज सरकार के हाथ में थी। सरकार के हाथ में थी मतलब एक तरह से उनकी मोनोपोली चल रही थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर उसमें एंटर नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको हर चीज़ का मतलब बता दूंगा, सब सुना तो, कि उसका दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, इजी तरीके से क्या बोलते हैं। तो सरकार के हाथ में थी मतलब सरकार ही वो चीज़ें कर सकती थी, लेकिन आम इंसान नहीं कर सकता था। अब सरकार के पास खाली 18 मतलब 18 इंडस्ट्रीज़ रह गई, बाकी उन्होंने प्राइवेट कर दी। क्यों? क्योंकि सिक यूनिट्स हो रहे, नहीं चल रही थी, लॉसेस हो रहे थे। लॉस होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा।
सो फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम, मतलब ये 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के कंपल्शन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड। ये 18 इंडस्ट्रीज में अगर आपको काम करना है, अब क्या 1991 की बात आ गई, 40 साल हो गए, ये 18 इंडस्ट्रीज में से अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी। इन 18 इंडस्ट्रीज के अलावा बाकी जो इंडस्ट्रीज आप खोलना चाहते हो आपको सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले जो रेस्ट्रिक्शन था हटा दिया ना भाई, आप पहले तो ऑलमोस्ट आपको जो भी चालू करना है अगर सरकार ने चालू कर रखा है तो आपको परमिशन लेनी है। अब ये 18 भी नहीं, अब मेनली 3 ही इंडस्ट्रीज सरकार के पास रह गई। सबसे मेन कहाँ से पैसा सरकार का निकलता है? रेलवे। ठीक है, सबको पता है, मैंने ही बताया आपको लास्ट ईयर। रेलवे, फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हथियार, और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर। ये 3 सरकार नहीं देगी कभी भी किसी। ठीक है, सबसे मेन पैसा देखो हथियार वगैरह, आर्म्स और एम्यूनिशन का जो प्रोडक्शन वगैरह होता है यहाँ क्या, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, और मेन इनकम निकलती है रेलवे में से। रेलवे में भी मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे कि आपकी जो पैसेंजर ट्रेन है जिसमें हम लोग बैठते हैं, ठीक है, और जो गुड्स ट्रेन है जिसमें डबल बैठता है, वो मतलब जो मालगाड़ी है, ठीक है। तो जो पैसेंजर ट्रेन है मतलब जिसमें हम लोग बैठते हैं, उसमें से सिर्फ सरकार की 1/3 इनकम निकलती है, याद रखना, क्योंकि आपको ज़्यादातर वो मालगाड़ियाँ कम दिखती है, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा दिखती है। तो आपके दिमाग में चलेगा कि पैसेंजर ट्रेन में से इनकम उनकी ज़्यादा निकलती है, नहीं, 1/3 इनकम मतलब 2/3 इनकम निकलती है मालगाड़ी में से, गुड्स कैरेज में से, ठीक है। तो ये सरकार कभी किसी को देने वाले नहीं है, क्योंकि उसमें से मेन इनकम जनरेट होती है। देन एरियाज, देखो अब लिखा हुआ है, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वर ओपन फॉर अ प्राइवेट सेक्टर। तो इनके अलावा बोला है, एरियाज अदर देन रीड नहीं करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको लगेगा ये एरियाज ओपन है। ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज कैंसिल। पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, अब वो कैंसिल कर दिया कि आपको रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ता। प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट हैजार्डस फॉर एनवायरनमेंट वॉज कैंसिल। तो अब आपको वो पहले सुविधा रखी थी कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, खास करके जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहा है या जो हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ है जो हमारे वातावरण के लिए या हमारे लिए अच्छी नहीं है, लोगों के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ मतलब जो पॉल्यूट ज़्यादा नहीं कर रही है और हैजार्डस नहीं है, उसके लिए आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो। एडवांटेजेस देखो इसके, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेंड डेवलपमेंट विच लेट्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर आ गया। पहले क्या था, सरकार अकेली थी भाई और बाकी सबको मना करके रखा था। अब इतने सारे लोगों को बोल दिया भाई, इतने सारे लोगों में से आधे लोग तो काम करना चालू कर देंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। तो अब क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि एक अच्छा खासा प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा तो ही, आपको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रूल क्या है, इसके साथ कनेक्टेड ही है, अलग चीज़ें बात नहीं कर रहा हूँ मैं आज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ दो, चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है पहले सबको क्या होता है। हाँ जीशा, हाँ बोला तुमने, बोलो जल्दी जल्दी फास्ट, जो भी आता है। जो भी हम लोग बाहर की कंट्री से मंगवाते हैं तो हमारी कंट्री में उसको इंपोर्ट कहते हैं, जो हमारी कंट्री से बाहर की कंट्री में देते हैं उसको एक्सपोर्ट। वेरी गुड, बराबर। जो भी हम बाहर की कंट्री से परचेज करते हैं दैट इज़ अ इम्पोर्ट, और जो भी हम बाहर की कंट्री को सेल करते हैं दैट इज़ अ एक्सपोर्ट। ठीक है, अब इसका जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, जब हम महाराष्ट्र से यहाँ पे परचेज करते हैं तो दैट इज़ इम्पोर्ट, राइट, हाँ ना। और हम कर्नाटक को अगर बेचते हैं गुजरात तो वो एक्सपोर्ट हो गया। वेरी गुड, सिट डाउन। इन्होंने क्या बोला अभी, हम दूसरी कंट्री से, महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरी कंट्री नहीं है, वो इंडिया ही है। इंडिया में अगर आप कुछ भी परचेजिंग सेलिंग कर रहे हो तो उसको परचेज और सेल ही बोला जाता है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं बोलते। आप किसी और कंट्री से, भाई नेपाल से यहाँ पे कुछ मंगवा रहे हो दैट इज़ अ इम्पोर्ट, आप अमेरिका को कुछ बेच रहे हो दैट इज़ अ एक्सपोर्ट। कंट्री चेंज होना चाहिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया? सिट डाउन। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात मैं यहाँ पे क्यों लेके आया, प्रोडक्शन के रिलेटेड है। अब आपको दूसरा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप कभी भी
बाजू वाले को, जैसे आस पड़ोस में जो सोसाइटी में रहते हैं, काफ़ी बार आप आसपास वाले को सब्जी कब पूछते हो कि सब्जी देने जाते हो? काफ़ी बार मम्मियाँ देती है ना, आसपास पड़ोस में सब्जियाँ देती है, वो कब देती है? जब तुमको खाने को कम होगा तब देगी, या तो प्री प्लान होगा कि मुझे देनी है तो प्रोडक्शन हमने ज़्यादा किया होगा, मतलब ज़्यादा बनाया होगा। जब ज़्यादा बनेगी तब हम ऑफ़र करेंगे ना, ठीक है, डायरेक्टली तो ऑफ़र नहीं करेंगे। और काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि खुद के घर पे सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, तभी हम ऑफ़र करते हैं कि वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए, ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ हो गई। आपको सिंपल एग्जांपल ये समझाना चाहता हूँ कि आप ऑफ़र कभी भी कब करते हो, ठीक है। एक तो देखो, जिसका दिल बहुत बड़ा है वो पहले खाने से पहले ऑफ़र करता है, ठीक है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच रहा है तो तब आप ऑफ़र करते हो। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये रूल मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी ऑफ़र तब करते हो जब आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हो। तो जब हमको एक्सपोर्ट करना होता है ना, पहले से अगर प्री प्लान है कि एक्सपोर्ट करना है तो हमें प्रोडक्शन, क्योंकि पहले हम तो खाएं, जो एक्स्ट्रा होता है, बेसिक रूल यही। आजकल देखो बहुत सारी चीज़ इंडिया के अंदर बन रही है जो इंडिया लेवल पे नहीं मिलती, अच्छी क्वालिटी की उल्टी, लेकिन उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर, इवन गुजरात के अंदर भी, कि जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट होता है, यहाँ के लोगों को चीज़ें नहीं मिलती, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी बोलते हैं उसको। बोला ही क्या जाता है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें हैं क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए ही बनाई। और क्योंकि बाहर की कंट्री को, अब भाई हमारी खुद की कंट्री के हमारे लोगों के ही टेस्ट चेंज हो रहे हैं, ये नहीं अच्छा है ना वो अच्छा नहीं है। बाहर की कंट्री को अगर भेज रहे हो और पर्पसफुली भेज रहे हो तो पहले तो आप सोचोगे ना कि बाहर की कंट्री के लोगों को चीज़ अच्छी लगनी चाहिए तो वो खरीदेंगे, नहीं तो कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट हमेशा इस बेस पे होता है, याद रखो कि जब आपको प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब अगर खुद के खाने के ही वांदे हैं तो दूसरों को पूछ रहे हो तो तुम भी भूखे मर जाओगे भाई, बात वही है। फिर क्या होगा, फिर तुम्हें वापस इंपोर्ट करना पड़ेगा और तुम्हारी बेची हुई चीज़ ही तुम वापस लोगे ना और तुमको महंगी पड़ने वाली, ऐसा होता है। नाउ because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in global trade. अब देखो लिबरलाइजेशन की वजह से फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा हमने, फर्स्ट पॉइंट में देखा कि प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हुआ क्योंकि भाई आप प्रोडक्शन इंक्रीज करके क्या करोगे, आप घर के अंदर 4 लोग हो और 10 लोग का खाना बना के बैठ गए हो, जबकि आपके दिमाग में था ही नहीं कि सब्जियां देनी है किसी, तो क्या होगा, वेस्ट होगा। तो जब आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो, पहले तो आप अपनी नीड पूरी करोगे, अपनी नीड पूरी करने के बाद आप पहले से देख लोगे भाई हमारी नीड क्या है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अगर पहले से आप सोच रहे हो कि बाजू वाले को सब्जी देनी है, मतलब एक्सपोर्ट करना है दूसरे देशों को, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे। तो प्रोडक्शन जब आप इंक्रीज करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका इंटरनेशनल ट्रेड दूसरी कंट्री के साथ, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर है। जब आप इंडिया में डील कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनल ट्रेड। और जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में ही ये दोनों चीज़ें आती है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, क्योंकि सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन आया तो प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करने से क्या हो रहा है, अब आप दूसरे देशों के साथ डील कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल ट्रेड मतलब वही 3 नाम है, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, बट ऑब्वियस है मेनली ये क्यों कर रहे हैं पता है, अपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए, क्योंकि बाहर की करेंसी हमारे रुपये से बहुत ज़्यादा है। ये टॉपिक्स बहुत गहरे हैं जो एक ही बार में समझ में नहीं आते, लेकिन सिंपल सा मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ, बेसिक रीज़न अभी जान लो, बाकी आपका टॉपिक नहीं है। वो बेसिक रीज़न यही है कि आप फॉरेन ट्रेड इसलिए करते हो कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मिले, फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन से एक्सचेंज में इसको नाम ऐसा क्यों रखा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब पैसा बाहर का। जैसे अगर आप बाहर की कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे डॉलर चल रहा है तो आपको डॉलर मिलेगा, उस डॉलर को या उस पाउंड को, ठीक है, जो जहाँ से आप डील कर रहे हो जिस कंट्री के साथ, आपको वहाँ का करेंसी मिलता है। जैसे इंडियन करेंसी क्या है, रुपीस, ठीक है।
इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज़ है। वैसे ही आप जब दूसरी कंट्री को बेच रहे हो तो आपको वहाँ से उनका करेंसी मिलेगा, उस करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्री का हमसे बहुत आगे है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यूएस का डॉलर 70 रुपया है, फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़, तो अपने को $1 मतलब उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 70 रुपया होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहते हैं। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्या होता है ये शब्द? एक मिनट रुक जाओ, भाविका ने पहली बार हाथ ऊपर किया है, बोलो। बेसिक बेसिक नीड्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन ना बच्चा, ठीक है, वन ऑफ द है, यस। किस चीज के कंस्ट्रक्शन? वेरी गुड। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का मतलब होता है हमारे कंट्री के अंदर जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जैसे मैं तुमको सिंपल सी चीज़ बताऊं, आदिपुर गांधीधाम के अंदर ये ओवर ब्रिज बना, छोटा सा टाउन है अपना, बहुत छोटा है, ना के बराबर हुआ ये। इस ओवर ब्रिज की ज़रूरत क्या? नो डाउट अपने यहाँ पे गाड़ियों का रेशियो, ठीक है, ज़्यादा है, 2:1 है। व्हीकल एंड पीपल 2:1, मतलब जितने इंसान हैं ना यहाँ पे उससे डबल गाड़ियाँ हैं, वो भी खास करके 4 व्हीलर। तो चलो एक रश रहना है, रश रहता है। अब आपको दिखता है कि अब मेट्रो सिटीज़ में जैसा मैंने क्राउड देखा है वैसा ओस्लो वगैरह पे, या सुबह आप 9 to 11 के टाइम में जाओ और रात को 7 से 9 के बीच में आओ तो आपको एक जैम मिलेगा ही मिलेगा। और धीरे धीरे वो वाइड हो नहीं सकता, और क्योंकि रोड उतना एरिया ही नहीं, जा जाके कहाँ क्या वाइड होगा, क्योंकि उसके बाद तो दुकानें बनी हुई है, ठीक है। तो वो रश होना ही, तो एक तो रश को टालने के लिए, दूसरा हर स्टेट को एक डेवलपमेंट दिखाना पड़ता है। डेवलपमेंट की हमने हमारे भाई टाउन में, सिटी में, स्टेट के अंदर क्या किया, तो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये वन ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जो बनाना ज़रूरी होता है करके, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये भी आ जाता है, जो ब्रिज बना हुआ है, आपके सिटीज़ के अंदर रोड्स कैसे हैं, साफ़ सफाई कैसी है, गार्डन्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कैसी है। तो ये सब किस में आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। किस में आ जाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स फैसिलिटीज़। जैसे स्कूल्स के अंदर भाई फैसिलिटीज़ कैसी है, भाई रूम्स बहुत बड़े हैं, एसी है, एसी तो आजकल आ गया है, ठीक है, नहीं वेंटिलेटेड होने चाहिए, भाई हवा का पास होना बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, कंप्यूटर रूम्स होने चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए, लैब्स होने चाहिए, सब चीज़ें हैं अगर तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आप होटल के अंदर जाते हो तो होटल के अंदर आप देख रहे हो अरे बाहर से चमचमाती बिल्डिंग है, अंदर कोई सुविधा ही नहीं है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली बिल्डिंग अच्छी हो गई तो आप खुश होने वाले हो क्या? मेन तो क्या है, बाहर से आप खुश हुए जाने के लिए, लेकिन मेन रोल तो अंदर चालू होगा। तो अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं, अंदर जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है अगर तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक के हिसाब से बना है ये नाम, कि बाहर से कैसा दिख रहा है, क्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जब सुविधाएं नहीं है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। दैट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हुई ना, लिबरलाइजेशन आया, प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए फैसिलिटीज़ तो चाहिए, और धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कुड नॉट बी चेक्ड। तो बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शन कम हो गए, लेकिन कुछ चीज़ों में मोनोपोली अभी भी गवर्नमेंट की चल रही थी। मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ मेरी दुकान होना, भाई उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो मोनोपोली बंद नहीं हुई कुछ चीज़ों में, ठीक है। एज फोकस हैज ओनली पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज रिमेन बैकवर्ड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपको बोला था कि राइट फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान, राइट फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान हमारा मेनली फोकस किस पे था? इंडस्ट्रीज पे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, वैसे हम सेल्फ रिलायंट हैं, आज हम किसी से भी इंपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमने फिर भी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया था, इंडस्ट्रीज पे मेनली फोकस किया।
नाउ देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो हमेशा चली आ रही है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम मीन्स इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, कि हर इंसान की इनकम एक जैसी नहीं है, ठीक है। इवन कोरोना के टाइम पे अमीर और अमीर हो रहा था, ठीक है, और गरीब के पास 2 वक्त के खाने के भी वांदे थे, एक तरह से नहीं था उतना पैसा। और आपने देखा हो कि जैसे अब एशिया के जो रिचेस्ट मैन है, कौन है? मुकेश अंबानी जी, ठीक है। अब उसमें अगर आपको देखना हो, अगर आप उस समय का गूगल देखो या न्यूज़ आ रही थी, तो कुछ पर आवर 1 घंटे का, जब मेनली कोरोना चल रहा था, बहुत न्यूज़ कुछ था ही नहीं, तो न्यूज़ ही न्यूज़ देख रहा था मैं, तो उसमें पर आवर जो था, पर आवर वो 90,000 या करोड़ ऐसा कुछ, 90,000 तो नहीं, वो तो बहुत कम हो गया, 90 लाख रुपीज़ या 90,000 करोड़ या 90 करोड़ ऐसा कुछ फिगर था, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब बहुत बड़ा फिगर था, वो अर्न कर रहे थे कोरोना के टाइम पे भी। समझ में आया? नहीं, लैक्स नहीं, करोड़ तो था, पर आगे मुझे याद नहीं था। चलो, देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, फॉरेन डेप्ट हैज इंक्रीज। अब क्या हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो ज़रूरी है, नेसेसिटी इम्पोर्ट्स बोलते हैं इसको, नेसेसरी इम्पोर्ट्स, मतलब वो इम्पोर्ट जो नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, करना ही है। तो इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो क्या होगा कि फॉरेन डेप्ट कहीं ना कहीं, फॉरेन का कर्जा जो है इंक्रीज हो रहा है। देन कम टू द प्राइवेटाइजेशन। सी, प्राइवेटाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स अंडर स्टेट कंट्रोल इज हैंडेड ओवर और ट्रांसफर्ड टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नाम ही, प्रोसेस ही प्राइवेटाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट किसकी? इंडस्ट्रियल यूनिट्स की। जो इंडस्ट्रीज सरकार के पास थी, मतलब सरकार ही मालिक थी और सरकार ही उसको चला रही थी, वो इंडस्ट्रीज जब सरकार प्राइवेट लोगों को दे देती है, बेच देती है, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। मतलब मैं सरकार हूँ, तुम प्राइवेट सेक्टर हो, तो जो इंडस्ट्रीज मैं चला रहा था, मैं ही मालिक था, मैनेज भी मैं ही कर रहा था। देखो, ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है पता है? यहाँ जैसे मैं ट्यूशन क्लासेस चला रहा हूँ, तो क्लासेस मेरे हैं, आई एम अ ओनर, मतलब मालिक की ओनरशिप मेरी है, और मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, पूरा होल एंड सोल मैं ही हूँ, ठीक है, तो मैनेजमेंट भी मेरा ही है। अब कल कोई ये इंडस्ट्री मैं दिया को दे देता हूँ, अब मैं पहले सरकार था और मैं इसको दे देता हूँ, तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया। अच्छा, मैं आपको मेनली ये समझा रहा था कि ओनरशिप और मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। अब सपोज कल कोई 1-2 साल के बाद मुझे लगता है कि नहीं, अब बहुत हो गया भाई, बहुत काम कर लिया, अब काम नहीं करना है, अब काम करवाना है, ठीक है, तो मालिक तो मैं ही हूँ, सब मेरा ही है। लेकिन तुम में से कोई ऐसा लायक इंसान मुझे दिखता है कि भाई हाँ, ये बंदा संभालेगा, ये संभाल लेगा, ये डिप्लोमेटिक बंदा भी है, काम भी करवा लेगा, निकलवा लेगा, और ठीक है, ये बिजनेस संभाल लेगा, तो मैं उसको ऑफर करता हूँ जॉब के लिए। मैं बोलता हूँ पूरा तू संभाल, मैंने बेचा नहीं है भाई, सब मेरा ही है, लेकिन मैनेज तू कर, तेरे बीच में मैं नहीं आऊँगा। तेरे को जैसे मेरे को इतने प्रॉफिट से मतलब है, देख उतना प्रॉफिट हो जाना चाहिए, तेरी महीने की लाख रुपए सैलरी तेरे को मिल जाएगी, ठीक है, तू संभाल पूरा, जिसको अपॉइंट करना है अपॉइंट कर, मुझे साल का इतना पैसा चाहिए। तो मालिक तो मैं ही, लेकिन पूरा संभाल कौन रहा है? कोई और बंदा संभाल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो गया। ओनरशिप मेरी है, मैनेज किसी और बंदे को मैंने करने को दिया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्री सरकार के पास थी, जो सरकार खुद मैनेज कर रही थी, सरकार अब वो चीज़ें किसी और को दे दी उन्होंने, किसी और को मतलब प्राइवेट सेक्टर को। फर्स्टली दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। पहले तो वो कि जो पहले के टाइम पे 1990 तक 1990 तक जो इंडस्ट्री सरकार के लिए रिजर्व्ड थी वो ओपन कर दी गई, भाई प्राइवेट सेक्टर वाले भी अब उन इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते हो। स्टेट जहाँ जहाँ स्टेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो उसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सिर्फ स्टेट का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, उसका मतलब एक्चुअली आप लिख सकते हो स्टेट, क्योंकि लिखा ही हुआ है, लेकिन उसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट है। State keeps the ownership of state-owned companies under its control and gives the charge of management to the private companies
और स्टेट कीप्स मैनेजमेंट इन इट्स ओन हैंड एंड गिव्स द ओनरशिप टू द। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, दो चीजें कर रही थी। जो भी स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उनकी मालिकी अपने पास रख रही थी, मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनीज को दे रही थी। यहाँ स्टेट ऐसा कर रही थी कि मैनेज खुद कर रही थी और ओनरशिप दे दी उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि देखो जो हमने रिजर्व रखा था, तू चालू नहीं कर सकता, तू चालू नहीं कर सकता, तू चालू नहीं कर सकता, बोला चालू करो, चालू करो तो बहुत लोग चालू करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कहाँ पे, कैपिटल इंटेंसिव और कंज्यूमेबल कमोडिटीज। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, ये दो तरह की इंडस्ट्रीज होती है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, कैपिटल पैसे को बोला जाता है, खाली पैसा नहीं होता, कैपिटल में बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन इस समय मैं आपको नहीं बता रहा, आप याद नहीं रखोगे वैसे भी क्योंकि ये वर्ड यूज नहीं होता। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। और उसको कैपिटल क्यों बोलते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा क्यों जाता है पता है, टेक्नोलॉजी खरीदने में। टेक्नोलॉजी मतलब मशीनरीज खरीदने में, मशीनरीज के पीछे ही बहुत ज़्यादा पैसा चला जाता है। तो जहाँ मशीनरीज खरीदनी और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, दैट इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। और जहाँ मशीनरीज नहीं है, टेक्नोलॉजीज नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में लेबर ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ उतने लोग ही होते हैं जो मशीनरीज को ऑपरेट कर सकें, चला सकें। बाकी लेबर का, भाई 100 लेबर का मशीनरी अकेला काम कर रही है तो वो 100 लेबर, देखो दोनों की ज़रूरत है देश के अंदर। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी चाहिए परफेक्टली काम करने के लिए, क्योंकि मशीन करेगी तो मशीन सिलाई एक जैसा करेगी। इंसान 10 कपड़े सिलेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको, अगर आप निकालना चाहो खामियां तो आप निकाल सकते हो। मशीन की खामियां ज़्यादा नहीं दिखी क्योंकि वो पैटर्न फिक्स है उसके अंदर। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी चाहिए प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और साथ ही साथ जैसे जैसे अगर आप टोटली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कर देते हो तो लोग कहाँ जाएंगे, वो तो उतने लोगों को काम मिलेगा जो मशीनरी चला रहे हैं, बाकी के लोग, क्योंकि 100 में से 90 लोग बेरोजगार हो जाएंगे कैपिटल इंटेंसिव। तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी चाहिए हमको जल्दी आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव भी चाहिए, नहीं तो भाई बेरोजगारी आ रही है, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा फिर तो। Then working capacity of public sector has improved due to privatization of public sector enterprise। तो बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है, अब देखो ध्यान देना, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर मतलब आम इंसान, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो थी, मतलब पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी, उनके काम करने की कैपेसिटी अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि उनको अब कौन काम करवा रहा है, प्राइवेट। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर थे वो क्या हो गए, प्राइवेट हो गए ना, प्राइवेटाइजेशन हुआ। अभी क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ व्हाट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। देखो एंटरप्राइजेस, अगर तुमको ये सब वर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 11-12 वालों को भी मान मुश्किल से आते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब समझ लो दुकान है। कौन सा दुकान है, पब्लिक सेक्टर। वर्ड पब्लिक सेक्टर आ गया मतलब ये सरकारी दुकान। ये सरकारी दुकान को हमने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। मतलब सामने प्राइवेट कंपनियां मैनेज कर रही है, बराबर, वो काम करवा रही है अब, तो उसकी वर्किंग कंडीशन, कैपेसिटी इंप्रूव हुई है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, देखो इकोनॉमिक पावर हैज सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक पावर क्या है सेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर एक के हाथ में होना, और डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है पावर्स अलग अलग लोगों के हाथ में होना। जब लार्ज स्केल यूनिट्स होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, पावर कभी भी सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, पावर को बांटना पड़ता है ताकि काम, क्योंकि देखो बार बार, अब एक छोटा सा क्लास है तो पावर मैंने अपने हाथ में ही रखे। अगर मैं अलग अलग ब्रांचेस खोल दूं, ठीक है, और मैं मैनेज कर रहा हूँ, वहाँ पे लोगों को रख दूँ, तो मुझे पावर देने पड़ेंगे एक लिमिट तक। सारा पावर तो किसी को नहीं मिलता, ठीक है, लेकिन आपको अलग अलग ब्रांचेस, मतलब फैला हुआ बिजनेस है,
तो आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आपको पावर न चाहते हुए देना तो पड़ेगा या फिर बंद कर दो, क्योंकि बिजनेस बड़ा है तो आप हर जगह नहीं पहुंच पाओगे और बार बार सामने वाला फोन नहीं करेगा आपको या आपसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अनुमति नहीं लेगा, ठीक है। एक हद तक पावर्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद भाई आगे का मैटर होता है तो फिर ऊपर वाले से पूछा जाता है जो आपका सुपीरियर है, लेकिन उस हद तक जनरली हम उनको पता है और वो भी सामने पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको पता है कि मेरे पावर्स क्या है और क्या नहीं है, मुझे कहाँ तक चीज़ों का एक्शन लेना है। उसके बाद की बात होती है तो फिर वो एक्शन नहीं लेता, कुछ भी हो जाएगा वो एक्शन नहीं लेगा जब तक ऊपर से उसे रिटर्न ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ओरल ऑर्डर्स नहीं, रिटर्न ऑर्डर्स, ठीक है। सी बिकॉज ऑफ विच इविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज्ड। तो अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक पावर स्टिल सेंट्रलाइज्ड है एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि अभी तक जो मोनोपोली का जो इविल चल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप प्रॉपरली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन आ गया तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, अब कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, तुम लोग वो खाते हो ना, घुंघरे खाते हो, ठीक है, जेठालाल में अचार पापड़ देखते हो, घर के अंदर विदाउट मशीनरीज जो चीज़ें बन रही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा आजकल का खाखरा। आजकल तो उसकी भी मशीनें आ गई है, लेकिन वैसे ज़्यादातर वो हैंडमेड ही होता है, तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज है। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड हो रही है। Then prices have not remained under control due to privatization. This has led to problem of price rise. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से प्राइसेस कंट्रोल में नहीं रहे, सब अपने अपने प्राइसेस रख रहे हैं अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है। देन कम टू द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डील कर रही है, उसे सबका बेसिक मतलब सबसे पहले आप जान लेना, क्योंकि वो अगर आपको नहीं पता चलेगा तो फिर आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे। कभी भी अगर आपको नहीं आता है तो ओन लिखना है, नहीं तो ओन नहीं लिखना है, वर्ड टू वर्ड चाहिए, ध्यान रखना। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इकोनॉमी, आप आगे चल के इकोनॉमिक्स पे देखो ना, यहाँ तो इकोनॉमी का मतलब कंट्री भी होता है। यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी होगा, मतलब पैसा, लेकिन वैसे काफ़ी जगह पर कंट्री की जगह इकोनॉमी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड लेबर इज इजीली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब क्या बोला कि एक कंट्री की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। द क्वेश्चन मार्क इज हाउ, कैसे भाई इकोनॉमी कैसे कनेक्ट हो रही है? तो हम एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नहीं होगा। एक बात खास याद रखना, ये हमारी कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या रिलेशन है वो बात हो रही है, और रिलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना नहीं बनना है। हम गुड्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हम पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेबर का मूवमेंट हो रहा है, मैन पावर का, लेबर यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये सब किस में होता है? ये सब होता है ग्लोबलाइजेशन। देखो, फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसकी वजह से भी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए? ऑब्स्टेकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव। पहले क्या था, देश, बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ डील नहीं करते थे, अब वो ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावटें, हर्डल्स, ठीक है, वो निकल गई। Such a condition has been created so that capital exchange can easily takes place between two nations। तो ये कंडीशन हमने क्रिएट की ताकि हम कैपिटल एक्सचेंज, मतलब वही जो मैंने एक्सचेंज बताया, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होता है, मशीनरीज का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड। तो बोला गया है ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज, क्योंकि हम डील ही नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी की बात तो दूर है। और क्या होता था, देखो, अब टेक्नोलॉजी जब हमारे पास नहीं थी तो हमको चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, अब वो टेक्नोलॉजी ही परचेस कर दी। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आपके घर के अंदर खाना बनाने का इंस्ट्रूमेंट नहीं, बर्तन नहीं, तो आप क्या कर रहे हो? आप बाहर से खाना जोमेटो से मंगवा रहे हो, क्योंकि आपके पास बर्तन नहीं है, ठीक है, या बर्तन मिल रहे हैं लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है,
अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपने पैसा सेव कर करके सेव कर दिया, क्योंकि रोज बाहर से मंगवाना महंगा पड़ रहा है। अब आपने क्या कर लिया, आपने बर्तन ले लिए तो क्या होगा, आप खाना खुद पकाओगे। तो बस वही, ये वही चीज़ है कि आपके पास पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आप जो नेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, जो आपके देश के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें इंपोर्ट आप कर रहे थे, क्योंकि आप खुद नहीं बना सकते। अब क्या हुआ कि आपने टेक्नोलॉजी परचेज कर ली, आप खुद चीज़ बना रहे, आपकी कंट्री के अंदर ही बन रहा है। इसको बोला जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट मिल गया। देखो सब्सटीट्यूट का एक ही मतलब होता है, इसकी जगह वो, हमको इंपोर्ट का सब्सटीट्यूट मिल गया कि पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई मौका नहीं था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमको उसका सब्सटीट्यूट मिल गया। अब हम खुद बना रहे हैं तो हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपका टैक्स बच जाता है। आपको चीज़ महंगी क्यों पड़ती है, बाहर से आती है तो टैक्स लगता है, वो टैक्स हट जाएगा। ठीक है, देन फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर मे बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बोला कि लेबर का मूवमेंट हो जाएगा इधर से उधर। ठीक है, देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सी मिक्स्ड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव बीन देयर ऑन इंडियन इकोनॉमी। मतलब अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, एडवांटेज हुआ। सबसे पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर का पैसा, बाहर की कंपनियां अपना पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर रही हैं। जैसे आप साउथ में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, वहाँ पे जो भी IT सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो लोकल कंपनियाँ थोड़ी है, वो तो बाहर की कंपनियाँ हैं। ठीक है, वो 10-10, 20-20 साल तक वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो बाहर की कंपनियाँ जब यहाँ पे आती है, बाहर की इंडस्ट्रीज़ जब यहाँ पे आती है, तो क्या होगा, खाना यहीं बनेगा, बराबर, प्रोडक्शन यहीं होगा। प्रोडक्शन यहीं होगा तो आपको चीज़ें बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और आपको चीज़ें सस्ती मिलेगी, बराबर। तो वही हो रहा है। फिर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन ईजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। देखो लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन ईजिली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। होगा, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा मतलब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हो तो ईजिली जो वहाँ पे चीज़ बन रही है आप इंपोर्ट करके ला सकते हो, और आपके यहाँ पे जो चीज़ बन रही है तो आप वहाँ पे, सिंपल सा मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का, दो बॉर्डर्स के बीच में जो दरवाज़ा है ना वो खुल जाना। हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, वो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन विथ परमिशन, जो आपका वीज़ा होता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। आज हमारी कंट्री बाहर की कंट्रियों के साथ खड़ी है कंपटीशन में। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिना फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता, और फॉरेन एक्सचेंज का हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाहर की करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो वो फॉरेन एक्सचेंज से कहीं ना कहीं हम जल्दी आगे ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम दूसरे देशों के साथ बराबर खड़े हैं वो इसकी वजह से। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखो, एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज नॉट बीन अटेन्ड इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी पूरी तरह से नहीं गई है और एम्प्लॉयमेंट सबको नहीं मिला है। डेवलपिंग कंट्रीज हैव नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स विच दे शुड हैव एक्वायर्ड। तो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉपर बेनिफिट एक्सपोर्ट्स के नहीं मिले हैं जो मिलने चाहिए थे। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैज एक्वायर्ड more benefit while small scale industries have obtained less benefit। तो फ़ायदा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही मिल रहा है, और जो स्मॉल या मिड स्केल है, मीडियम स्केल है, उसे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। समझ में आया? क्लियर है इतना? ओके।